चलिए आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग दैनिक जीवन में हम कहाँ करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा जानेंगे और उससे रिलेटेड उसका मूल बात जानेंगे। ठीक है, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, किस किस विधि से हल करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो कर करके। ठीक है, लेकिन इस सब के बारे में उदाहरण लेके इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, जे देखिए दो चर वाली रैखिक समीकरण इससे पिछले जब हम 9th में पढ़े थे तो वहाँ पे एक चर वाली रैखिक समीकरण थी, केवल उसमें एक चर होता था। एक चर हम बताए हैं इससे पिछले वीडियो में, नहीं जानते होंगे तो जाके बहुपद के वीडियो देख लीजिएगा कि उसमें बताए हैं कि जे एक चर यानी एक चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर बताए होंगे कि चर चर बोलते हैं एक्स वाई यानी ए से लेके जेड तक यानी एबीसीडी के संख्या को चर मान बोलते हैं। ठीक है, अचर बोलते हैं गिनती के संख्या को। ठीक है, ये बता दिए हम, नहीं जानते होंगे तो देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, देखिए आइए इसमें हमको दो चर वाली रैखिक समीकरण लेकिन एक चर वाली रैखिक समीकरण थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं, समझा देते हैं कि दो चर वाली रैखिक समीकरण एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, देखिए 2x + 5y = 0। यहाँ पे कितना चर है, चर मान है एक है, एक है, केवल एक है, इसीलिए इसको एक चर वाली रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक चर वाली, एक चर वाली। ठीक है, एक चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाली रैखिक समीकरण। लेकिन हमको पढ़ना है दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होता है, देखिए 3x + 5y = 0। ठीक है, या यहाँ पे और अचर मान कोई ले सकते हैं, 3 = 0। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है क्योंकि उसमें x केवल अकेले है गिनती के, मगर एबीसीडी के एक ही मान है अक्षर। और इसमें देखिए गिनती की संख्या से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को जानना है कि जो एक्स वाई इसमें दो चर है, एबीसीडी में के दो चर राशि है। ठीक है, इसीलिए इसे दो चर वाली रैखिक समीकरण जानते हैं या बोलते हैं। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण, इसका उपयोग कहाँ होता है दैनिक जीवन में, इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए मानते हैं कि मेरा उम्र मेरे पापा जी का उम्र से 5 वर्ष छोटा है, इसमें तुलना किया जाता है और उम्र निर्धारण किया जाता है, इसे उम्र निकाला जाता है। एक्स एक आदमी का मान एक्स मान लेते हैं, पिता का उम्र एक्स मान लेते हैं, पुत्र का उम्र वाई मान लेते हैं और उससे रिलेटेड दो समीकरण बनाते हैं और उसको सॉल्व करके यानी उम्र का निर्धारण करते हैं कि किनका उम्र कितना है। ठीक है, यानी दो चर वाली रैखिक समीकरण में यही होता है, इसमें दो चर राशि होती है, दो मान निकाला जाता है, दो मान निकलता है। और तरह इसका उपयोग तरह तरह का है, माना कीजिए 10 कलम का मान एक्स मानिए, 5 पेंसिल का दाम, ऐसे मान के दो समीकरण माना जाता है। हम एक उदाहरण लेते हैं और अच्छी तरह से आपके अंदर कंसेप्ट इन करते हैं। देखिए क्या होगा, हम एक उदाहरण लेकर समझाते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे ना, समझाने में आसानी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए रुक जाइए, हम क्वेश्चन लिखते हैं और बताते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, चलिए आइए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, उदाहरण लिए हैं। देखिए पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र से 4 गुनी है तथा 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का योगफल 50 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र ज्ञात करें। दो चर वाली रैखिक समीकरण में इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए मानते हैं, देखिए हम यहाँ पे मान लेंगे एक का उम्र x मान लेंगे, दूसरे का उम्र y मान लेंगे। देखिए एक का उम्र मानते हैं कि पिता की, माना कि पिता की उम्र, पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान लिख दीजिएगा तो और बेस्ट हो जाएगा, वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। ठीक है, y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ लिखिए, देखिए प्रश्न से
अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है, ये पिता ये पुत्र, पिता पुत्र का उम्र का 4 गुनी है, तो 4 गुनी है, यानी पिता पुत्र की उम्र की 4 गुनी बड़ी है, ठीक है। तब देखिए यानी पिता जो है ना पुत्र की उम्र से 4 गुनी बड़ी है, पुत्र की उम्र में 4 से हम गुना कर देंगे तो पिता की उम्र के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये पिता है ये पुत्र है, पुत्र की उम्र में 4 से गुना करेंगे तो ये पिता की उम्र के बराबर आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ पे फिर लिख दीजिए, फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन से फिर प्रश्न से। देखिए अब उसके बाद पढ़िए, तथा 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का योग, 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद, वर्तमान क्या माने हैं, x माने हैं, पिता का उम्र पुत्र का उम्र y माने हैं, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष आगे, ठीक है। 5 वर्ष आगे क्या, 5 वर्ष आगे चलना है, ठीक है, आगे जाना है। तो आगे जाना है तो पिता की उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा और पुत्र का भी उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 वर्ष हम पिता की उम्र में भी जोड़ देंगे और 5 वर्ष पुत्र की उम्र में भी जोड़ देंगे। देखिए ये पिता ये पुत्र, पिता का उम्र में 5 वर्ष जोड़ दिए, ऐड कर दिए, और पुत्र का भी उम्र में 5 वर्ष ऐड कर दिए, तो दोनों 5 वर्ष बाद हो गया, ये दोनों का आयु 5 वर्ष बाद का आयु हो गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योगफल, यही दोनों का 5 वर्ष बाद के दोनों के आयु के योगफल, दोनों के आयु का योगफल कितना दिया है, 50 वर्ष दे दिया है, 50 वर्ष दे दिया है, ठीक है, 50 वर्ष। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए x प्लस x, ये 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस y, ये 5 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 लिख के आप बराबर 50 लिख देंगे, ठीक है। x प्लस वाई, अब सॉल्व कीजिए, ये 10 जाके बराबर के उस साइड जाएगा, प्लस में है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 10, ठीक है। तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10 करेंगे तो 40 हो गया, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। और देखिए अब क्या करेंगे, साइड में इधर समझा देते हैं, जगह की कमी है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान रखने पर, क्या मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो देखिए यानी समीकरण 2 है ना, वहां पे x समीकरण 1 का मान रख देना है, तो x का मान कितना दिया, समीकरण 2 रियल में है कितना, x प्लस वाई बराबर कितना है 40 है, ठीक है। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 40 है, ठीक है। देखिए यहाँ x का मान दिया है कितना 4y, x बराबर 4y, ये दोनों में कोई ले सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, बराबर है, दोनों में कोई, यानी दोनों, इसका भी मान x कहीं रख सकते हैं 4y, या 4y की जगह कहीं भी x मान रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुत्र का मान ज्ञात करना है, यानी y का मान ज्ञात करना है, तो y वाला टर्म को हम रखेंगे क्योंकि y का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो y x को मान हटाएंगे, x को हटाएंगे क्योंकि x को हटा देंगे तभी y का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ x के जगह पर हम x बराबर 4y रख देंगे, यहाँ 4y रख देंगे, अब प्लस y बराबर 40 हो गया, ठीक है। अब ये 4y है और ये 1y है, तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, अब बराबर 40, ठीक है। तो अब ये गुना में है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, तो 40/5 काट दीजिएगा तो 8 5 40, यानी y का मान कितना आ गया 8 वर्ष। तो पुत्र का उम्र हमको निकालना था, तब पुत्र का उम्र कितना आ गया 8 वर्ष, कितना आ गया 8 वर्ष पुत्र का उम्र आ गया, ठीक है। और पिता का उम्र निकालना होगा ना, तो यही y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा, y का मान 8 है, तो यहाँ 8 रखेंगे तो 4 गुना 8 करेंगे तो 8 चौको 32, ठीक है। x बराबर 4y दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो y का मान हम रख देंगे कितना 8, 8 चौको 32, यानी 8 चौको 32, ठीक है। तो 32, 8 चौको 32, ठीक है। देखिए
8 चौको 32, ठीक है। यहाँ पिता का उम्र कितना आ गया 32 वर्ष, ठीक है। पिता का उम्र 32 वर्ष, दोनों के पिता का उम्र कितना आ गया, पिता का उम्र 32 वर्ष आ गया, ठीक है। और पुत्र का उम्र निकालिए दिया है 8 वर्ष है, ठीक है। देखिए तो ऐसा ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड यही सब क्वेश्चन आता है। यहाँ पे टाइप बदल देगा, कहीं कहीं देगा यहाँ आयु न उम्र न करके, पिता न करके कोई वस्तु का नाम रख देगा, रसगुल्ला या कुछ भी रख सकता है, कलम रख सकता है, पेंसिल रख सकता है और क्वेश्चन को बदल देगा। इसी प्रकार का इतना डिस्टेंस कवर किया, कोई इतना समय में इतना डिस्टेंस कवर किया, दूरी तय किया, तो उसमें चाल निकालने के लिए बोल देगा, चाल और दूरी। इसी प्रकार सॉल्व किया जाता है। दो उसका समीकरण दे देगा और एक्स वाई का मान पूछ देगा, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग दैनिक जीवन में इसीलिए किया जाता है, भविष्य का आकलन, जे इसका मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक्स वाई मान के हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा दो चर वाली रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इसमें और आता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा और थ्योरी बताते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ और बात जानते हैं, ठीक है। देखिए लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0, इसको c1 बोल दीजिए, ठीक है। a2 x b2 y प्लस c2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे a है ना, a आपका अचर मान है, a अचर मान होता है। a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। a बराबर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। b बराबर भी कभी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जानते हैं ये a और b अचर मान है। अचर मान यदि शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मानते हैं, देखिए एक समीकरण लिख दे रहा है, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। देखिए अचर मान, यदि इसका अचर मान हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 से किसी भी टर्म में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो समीकरण स्पष्ट नहीं होगा, यह स्पष्ट रूप से समीकरण नहीं बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ बोलता है कि a इजकल टू नॉट 0, यानी a का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। b इजकल टू नॉट 0, यानी b का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो इससे देखिए एक अब ये जान गए आप कि जे a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि a अचर राशि है, ठीक है। इसका स्क्वायर भी कभी शून्य नहीं हो सकता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर भी 0 कभी नहीं होगा, 0 कभी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए इसका हम कुछ और बात बताते हैं, ठीक है। अब थ्योरी कब रेखाएं समानांतर होती है, कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, उसका कितना हल होता है, कब रेखाएं संपाती होती है, देखिए हम बताते हैं। 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 3 गो रूल है, ठीक है। आप जान जाइए। देखिए a1 बटा a2 बराबर बराबर नहीं b1 बटा b2, जब समीकरण का मान a1 बटा a2 इजकल टू नॉट, यानी बराबर नहीं b1 बटा b2 होता है, तो उसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि केवल एक हल, ठीक है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल का मतलब हुआ केवल एक हल होगा, ठीक है। और केवल एक हल होगा तो उसका मान संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। एक मान होगा तो संगत होगा। रेखाएं जानते हैं क्या होता है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है यानी जस्ट लाइक प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है, प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है, ठीक है। इसका जब a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2 तो होता है, तो उसका मान क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है, और वो संगत होती है, ठीक है। वो संगत होती है और प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, ठीक है। अब देखिए जब दूसरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, जब रेखाएं a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों बराबर होती है, तो इसका अनंत हल होता है। अनंत हल यानी अनगिनत हल, अनंत हल यानी अनगिनत हल, ठीक है। क्या होगी? अनगिनत हल होगी। और जब अनगिनत हल होगी तो क्या होगी? संगत होगी। देखिए संगत का मतलब क्या होता है? संगत कब होती है? संगत जानते हैं कब होता है? देखिए संगत जानते हैं? संगत का मतलब हुआ कि
वो समीकरण का के एक हल कम से कम एक हल होना चाहिए, तब जाके वे संगत राशि होते, संगत बोली जाती है। ठीक है, तो ये तो अनंत हल है, ये अद्वितीय हल है, एक हल है इसलिए संगत है, ये अनंत हल है इसीलिए ये संगत है। ठीक है, और देखिए, और तो ये संगत है, ये क्या होगी, संगत होगी, देखा है, संगत होगी। ठीक है, और ये प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। ओवरलैप का मतलब वो देखिए, ये रेखाएं आया, ऐसी रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ गया। ठीक है, यानी ये रेखा ओवरलैप कर जाएगी, तो इसको बोलेंगे संपाति, संपाति बोला जाता है। ठीक है, संपाति बोला जाता है, संपाति। ठीक है, संपाति बोल दीजिए, संपाति रेखाएं संपाति होगी, यानी इसी के ऊपर दूसरा भी आकर गुजर जाएगी। ठीक है, देखिए, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इजक्वल टू नॉट C1 बटा C2, ये जब होता है ना, तो उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगी तो क्या होगी, संगत होगी नहीं, संगत के लिए केवल एक हल होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असंगत। ठीक है, असंगत। इसमें रेखाएं समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, समांतर होती है। ठीक है, समांतर होती है, यानी रेखाएं ये आया और उसी का नीचे दूसरा रेखा आएगा, यानी एक दूसरे के समानांतर होगी। ठीक है, तो ये रहा इस दो चर वाली रैखिक समीकरण की बेसिक बात, जो आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और समीकरण देकर चेक करता है कि जी किसका क्या हल होगा, कोई हल ना होगा, किसका हल होगा, कितना हल होगा, प्रतिच्छेद करेगी कि नहीं, रेखाएं संपाती होगी कि नहीं, संगत होगा या नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा इससे रिलेटेड आता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, यही आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम इससे और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।